हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य और वाक्य परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वाक्य और वाक्य के भेद में जो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उससे अगली वीडियो में हम प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है वाक्य, जिसे अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। ये होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखो, वाक्य भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, वाक्य की अगर हम बात करें तो वाक्य है क्या? वाक्य जो होता है भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा जो अंग होता है उस भाषा का, वो क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक है, क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा अंग किसी भाषा का वाक्य होता है तो सबसे छोटा अंग क्या होता है? सबसे छोटा अंग होता है ध्वनि या फिर वर्ण। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि या फिर वर्ण कहते हैं। ये किसी भी वाक्य का सबसे छोटा अंग होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो वाक्य के बारे में क्या है। भाव व भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी व सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि भाव या भावार्थ के आधार पर, ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यानी कि एक शब्द में अगर हमें किसी बड़े वाक्य का अगर हमें भाव एक शब्द में लिखना है तो भी वो भी वाक्य है। ठीक है, और अगर किसी हमें, देखो, भावार्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर किसी चीज़ का हमें ट्रांसलेशन करके उसका वाक्य बना दिया तो भी वो क्या है? एक वाक्य है। ठीक है दोस्तों, वाक्य किसी विचार को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं। देखो, वाक्य क्या करते हैं? किसी भी विचार को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया उसको, वो इनकम्प्लीट था, हमने क्या कर दिया उसको पूरा अर्थ सहित कर दिया उसको। ठीक है, अर्थ सहित पूरा कंप्लीट कर दिया तो वो क्या बन गया? वो क्या बन गया? उसका विचार को प्रकट कर दिया, यानी कि वो वाक्य बन गया। ठीक है, उसका पूरा विचार हमने प्रकट कर दिया तो वो वाक्य बन गया। उसके बाद देखो, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे एक अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य होता क्या है? डेफिनेशन अगर हम देखें तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक अपेक्षित अर्थ प्रकट हो। अपेक्षित अर्थ यानी कि कुछ विशेष अर्थ प्रकट होना चाहिए, और व्यवस्थित समूह होना चाहिए। किसका? व्यवस्थित समूह किसका होना चाहिए? सार्थक शब्दों का, ऐसे शब्द जिनका एक उचित अर्थ हो, उनका व्यवस्थित समूह जो है वाक्य कहलाता है। जिससे एक उचित अर्थ भी प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो, वाक्य यथाक्रम में रखे गए शब्दों को वे समूह होता है। यथाक्रम में यानी कि क्रम के अनुसार, वाक्य क्रम के अनुसार रखे गए शब्दों के ऐसे समूह होते हैं जो भाषा का समग्र रूप से आभास देते हैं। यानी कि जो भाषा को पूरे तरीके से जो मतलब क्या करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं, वो वाक्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे वाक्य के नियम। क्या क्या नियम होते हैं? देखो, वाक्य के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से? एक तो पदक्रम होता है, दूसरा अन्वय होता है। पदक्रम क्या होता है? देखो, कर्ता, कर्म और क्रिया आता है। ठीक है, पहले कर्ता, फिर कर्म तथा फिर क्रिया। अगर कोई भी अगर हम वाक्य को ले लें, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आता है। जैसे राम घर जा रहा है, ठीक है, राम क्या है? कर्ता है, घर कर्म है, जाना क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें क्या होता है? सबसे पहला पदक्रम होता है। ठीक है, उसके बाद होता है अन्वय। अन्वय क्या होता है? देखो, शब्दों का संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और लिंग आदि से जो संबंध दर्शाता है वह अन्वय कहलाता है। ठीक है, वहाँ पे यानी कि कहने का मतलब ये है, किसी भी वाक्य में एक तो पदक्रम होना चाहिए। 2 कंडीशंस है उसके लिए। पहला कंडीशन क्या है? उसमें पदक्रम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है? उसमें अन्वय होना चाहिए, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और लिंग आदि के बीच में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, उनके बीच में संबंध होना चाहिए। तो वहाँ पे ये 2 कंडीशंस वाक्य के संबंध में रिलीज होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। कितने प्रकार के वाक्य के अंग है ये पूछा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित वैसे वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ठीक है, ये उद्देश्य है, ये विधेय है। अब देखो, हम पढ़ते हैं उद्देश्य क्या होता है? ऑब्जेक्ट, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या होता है? देखो, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जिसके विषय में कुछ भी कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सीता खाना पकाती है, देखो इसमें सीता जो है उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि सीता के बारे में कहा जा रहा है ना कि वो खाना बना रही है, सीता के विषय में कहा जा रहा है, तो सीता उद्देश्य है। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। ठीक है, जैसे सीता उद्देश्य होगी ना, खाना पकाना जो है पकाती है, या फिर खाना पकाना जो है विधेय है। क्योंकि सीता के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो खाना बना रही है, तो खाना बनाना जो है इसमें विधेय है। ठीक है दोस्तों,
अब उसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य के 2 अंग होते हैं, हमने पढ़ लिया कौन कौन से उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जिसके विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय होता है, ठीक है। अब वाक्य के भेद या प्रकार देखो, ठीक है, वाक्य के टाइप्स है। वाक्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में वाक्य के 3 भेद भी होते हैं। वाक्य के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। हिंदी में वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इस टाइप से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कि वाक्य के मुख्यतः मेनली कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन से? अभी हम नीचे पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। हम इसको हिंदी में अधिकतर इन्हीं को ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन वाक्य के मुख्यतः, ठीक है, अगर वाक्य के अगर मेनली ले तो 2 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? देखो, एक तीसरा भेद जो जुड़ जाता है वो है क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। सकर्मक, अकर्मक, इस टाइप से जो क्रिया के भेद होते हैं उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो वो चीज़ें जो है कर्म क्रिया के आधार पर जो है वाक्य के भेद हो जाता है, ठीक है। सॉरी, ये क्रिया के आधार पर नहीं है, वो अलग है। क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद हम पढ़ सकते हैं। 3 प्रकार के वाच्य आते हैं इसमें, ठीक है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वाच्य इसमें आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों हम पढ़ते हैं, देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर हिंदी व्याकरण में वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं, ठीक है। पहला भेद देखते हैं हम इसमें, विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य। क्या होता है? जिस वाक्य से क्रिया या किसी बात के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक या फिर विधानवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि ऐसा वाक्य जिससे किसी घटना या किसी बात या किसी चीज़ या फिर किसी कार्य के होने का बोध होता है, वहाँ पे क्या होता है? विधानवाचक या फिर विधिवाचक वाक्य होता है, ठीक है। इसे अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे राधा गाना गा रही है, देखो राधा गाना गा रही है, ठीक है, कोई कार्य कर रही है ना, तो राधा गाना गा रही है, यानी कि सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे विधिवाचक या फिर विधानवाचक वाक्य हम कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही राम पढ़ रहा है ना, तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं विधिवाचक या फिर विधानवाचक वाक्य में आते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, विधिवाचक वाक्य से परंपरावादी बात का भी बोध होता है, ठीक है। विधिवाचक वाक्य से किस चीज़ का बोध होता है? परंपरावादी, यानी कि ऐसी चीज़ें जो परंपरागत रूप से है या फिर इतिहास के जो चीज़ें हैं, इतिहास में जो घटनाएं हो रखी है वो उससे संबंधित वाक्य जो होता है विधिवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। जैसे दशरथ राम के पिता थे, अगर राजा दशरथ की हम बात करें तो भगवान राम के पिता ही तो थे, है ना, तो सही है ना। तो इस प्रकार के वाक्य जो है विधिवाचक वाक्य के अंतर्गत। ऐसे ही भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है ना, तो इस प्रकार के वाक्य विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ते हैं अब दूसरा भेद, जो कि है निषेधवाचक वाक्य। क्या होता है? देखो, इसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। क्या होता है? जिस वाक्य से कार्य के न होने का बोध हो, ठीक है। इसको तो इजीली हम कवर कर सकते हैं, जहाँ पे नहीं या फिर नेगेटिविटी का जहाँ पे भाव आता है वहाँ पे निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम मत लिखो, यहाँ पे नेगेटिविटी का भाव आ रहा है ना। ऐसे ही वो हंस न सका, यानी कि निगेटिविटी का भाव आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिनमें नेगेटिविटी का भाव आता है वहाँ पे निषेधवाचक वाक्य हो जाता है वो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस है वो क्या होता है? देखो, जिस वाक्य में किसी तरह का प्रश्न पूछने या करने का बोध होता है वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब ये है, अगर किसी वाक्य में किसी से कोई प्रश्न करने या फिर प्रश्न पूछने का भाव होता है तो वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे क्या तुम घर जाओगे, ठीक है, पूछा जा रहा है क्या, वैसे भी क्या आ गया, क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, ठीक है, कब, इस टाइप से जो वाक्य होते हैं वहाँ पे हमेशा जो है अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो क्या आ रखा है? और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, ठीक है। ऐसे ही वह कहाँ जाएगा, कहाँ आ रखा है ना, तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अगला भेद, जो कि है आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। जो वाक्य किसी प्रकार की आज्ञा का बोध कराए आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। ऐसे वाक्य जिनसे किसी भी प्रकार की आज्ञा का बोध हो तो वहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे बड़ों का सम्मान करो, ठीक है, आज्ञा दी जा रही ना। ऐसे ही बाजार जाकर फल लाओ, आज्ञा दी जा रही। तो ऐसे वाक्य जहाँ पे आज्ञा, किसी से आज्ञा देने का भाव होता है तो वहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य होता है, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों, विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या होता है? देखो, विस्मयादिबोधक वाक्य, जो वाक्य हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा, क्रोध आदि का बोध कराए वहाँ पे विस्मयादिबोधक वाक्य होता है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि ऐसे वाक्य जहाँ पे हर्ष हो, दुख हो, क्रोध हो, ठीक है, घृणा, आश्चर्य, ऐसे भाव छिपे होते हैं जहाँ जिस वाक्य में, वहाँ पे विस्मयादिबोधक वाक्य होता है दोस्तों। इसको पहचानने की एक ट्रिक भी है, इसको हम नीचे पढ़ेंगे अभी। देखो, इसके एग्जाम्पल देख ले, जैसे हाय, ठीक है, हाय आ गया है, ठीक है, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। बहुत चल बसा, शाबाश, ठीक है, तुमने अच्छा किया, ठीक है, फिर चिन्ह लग गया पीछे। नीचे देखो, वाह क्या दृश्य है, ठीक है, वाह क्या दृश्य, फिर पीछे चिन्ह लग गया विस्मयादिबोधक, ठीक है दोस्तों। इसको पहचानने की सबसे सिंपल ट्रिक ये है, अगर तुम्हें कोई सेंटेंस दिया होगा उसमें पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्य जो है किस प्रकार का वाक्य है, तो आप उसमें देखोगे अगर उसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह है तो आप इजीली वहाँ पे विस्मयादिबोधक जो है वाक्य को
मतलब उसको कवर कर सकते हो, यानी कि उसमें टिक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको पहचानने की यही ट्रिक है। अगर किसी भी वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको दिखा हुआ मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाता है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अगले भेद की। दोस्तों अगला भेद है हमारा संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, जिसको डाउटफुल सेंटेंस भी कह सकते हैं हम। जिस वाक्य से संदेह की संभावना हो, प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जिनसे क्या हो, संदेह क्रिएट हो। ऐसे वाक्य जिनसे संदेह यानी कि डाउट क्रिएट हो, तो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे शायद वर्षा होगी, अब डाउट है, ठीक है, शायद वर्षा होगी, ये श्योर नहीं है कि हो जाएगी, ठीक है, डाउट है। ऐसे ही वह आ रहा होगा, अब इसमें भी डाउट है, वह आ रहा होगा, डाउट है इसमें, ठीक है, श्योर नहीं है कि वह आ रहा है, ठीक है, आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनमें संदेह की भावना प्रकट हो, तो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होता है। ठीक है, अब देखो इच्छावाचक वाक्य, जिसको हम डिजायर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो देखो जिस वाक्य से कोई इच्छा या फिर शुभकामना या फिर आशीर्वाद प्रकट हो, वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ से शुभकामना मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है, कोई इच्छा प्रकट हो रही है, तो इस प्रकार की इच्छा नहीं हो रही, आशीर्वाद और शुभकामना मिल रहा है, तो वहाँ पे जो होता है इच्छावाचक वाक्य होता है। ऐसे सदा सुखी रहो, इसमें आशीर्वाद हो रहा है, देखो आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं केवल खीर खाऊंगा, इसमें देखो इच्छा प्रकट हो रही है, डिजायर। ठीक है, ऐसे ही सभी का भला हो, इसमें क्या हो रहा है, शुभकामना या आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनमें शुभकामना, आशीर्वाद और इच्छा प्रकट होती है, वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अंतिम भेद की ओर। वाक्य परिचय के अंतर्गत हमारा जो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, उनमें जो अंतिम भेद है वो है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, इंडिकेट किया जाता है किसी को। ठीक है, जगह जहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर आश्रित हो, संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। यहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। दोस्तों इसमें ट्रिक क्या है, देखो ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक है, तो इसमें देखो एक वस्तु दूसरी वस्तु पे आश्रित होती है और क्या होता है, इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे निर्भर करती है। जैसे देखो एग्जांपल देखो कैसे, जैसे अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। देखो एक क्रिया वर्षा होना, ठीक है, किस पे निर्भर कर रहा है, फसल अच्छी होना। ठीक है, एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पे निर्भर कर रहा है। ऐसे ही यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ठीक है, परिश्रम करना एक क्रिया, सफल होना एक क्रिया। ठीक है, परिश्रम होना किस पे निर्भर कर रहा है, सफल होने पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर करता है, तो संकेतवाचक वाक्य उनमें हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो यदि परिश्रम करोगे तो, हाँ ठीक है, हमने देख लिया। इन वाक्यों में हमेशा एक शर्त का बोध होता है। ठीक है, यानी कि शर्त भी होती है इनमें। ठीक है, अगला जो ट्रिक है क्या है, ऐसे वाक्य जिनमें शर्त का बोध होता है, तो वहाँ पे संकेतवाचक वाक्य हो जाता है। ठीक है, अगर वर्षा होगी तो ऐसी फसल अच्छी होगी, एक शर्त दे दी। ठीक है, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, एक प्रकार की शर्त है। ठीक है, अगर परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, ये भी एक प्रकार की शर्त है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनमें शर्त का भाव हो, तो वहाँ पे संकेतवाचक वाक्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे, हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेदों को पढ़ लिया है। ठीक है, बहुत इजीली हमने कवर कर लिया है। लेकिन अगर कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे। इसके लिए हम एक ट्रिक लाए हैं कि अर्थ के आधार पर आपको 8 भेद जो वाक्य के होते हैं उसको कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक देखो दोस्तों, विधि ने इस प्रश्न से आज्ञा को विस्मय विस्मय किया। ठीक है, ट्रिक क्या है, देखो दोस्तों, विधि ने इस प्रश्न से आज्ञा को विस्मय किया। देखो विधि से क्या हो जाएगा, विधिवाचक, ने से निषेधवाचक, ठीक है, ई से इच्छावाचक, प्रश्न से प्रश्नवाचक, से दो वाक्य आते हैं दोस्तों, संकेतवाचक और संदेहवाचक, दोनों जो है वाक्य से आ जाते हैं। ठीक है, आज से क्या आता है, आज्ञावाचक, और वी से क्या आता है, विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विधि ने इस प्रश्न से आज्ञा को विस्मय किया ट्रिक के माध्यम से हम अर्थ के आधार पर जो वाक्य के कुल टोटल 8 भेद होते हैं उसको हम इजीली कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो हमें कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ हम इसके बाद आपको और प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।